आजाद बुल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। सीरिया में कुछ ऐसा हो गया है कि कह सकते हैं कि जंग से पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की हार हो गई है। अहमद अल-शरा एक पायदान आगे बढ़ गए और जीत की तरफ उन्होंने कंक्रीट अपनी पहल बढ़ा दी है। दूसरी खबर यह है इस वीडियो में कि कतर और सऊदी मजबूती से गजा के साथ खड़े हो गए हैं और इसराइल के लिए जो कहा है उससे तन बदन में आग लग गई है इसराइल को चाहने वालों के अंदर। तीसरी खबर सर ये है कि अफगानिस्तान पे कुछ प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया तो अफगानिस्तान की तरफ से या तालिबान की तरफ से ट्रंप को वार्निंग मिली है, धमकी भी मिली है हथियार चलाने की। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक तस्वीर है, एक वीडियो है। ये रात का है 2 मार्च की रात का, 2 और 3 हिंदुस्तान में 3 लग गई थी उस वक्त। ये सीरिया के करीब जरामना जो इलाका है जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को चढ़ाई करने का हुक्म दिया था, कहा था तैयार हो जाओ। इसराइल कार्ड्स, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम जरामना में रहने वाली ड्रूज कम्युनिटी की हिफाजत करेंगे। इसराइल के ड्रूज भाइयों से वादा करते हैं सीरिया के ड्रूज भाइयों की हिफाजत करेंगे। उन पे हमला हुआ तो सीरियन फोर्स पे हमला करेंगे। हुआ क्या? घुस गई हैयत तहरीर अल शाम, अहमद अल-शरा की फोर्स घुस गई जरामना में। और ये रात की इसकी तस्वीर है। पता हुआ क्या है अभी बताते हैं। ओमर ओजिकिलिजिक, इनका नाम कुछ टफ है, ये रिपोर्टर है, सीरिया की खबरें देते हैं। इन्होंने लिखा कि ये फर्स्ट विक्ट्री हो सकती है अहमद अल-शरा की नेतन्याहू के खिलाफ। सीरियन जनरल सिक्योरिटी पर्सनल यानी फौजी जरामना में या जरामा में, और जरामना भी कहते हैं इसे, वहां घुस गए ये लोग। लेकिन ड्रूज कम्युनिटी के साथ एक एग्रीमेंट होने के बाद उनकी मर्जी से घुसे हैं ये। और वहां जाकर इन्होंने पता है क्या किया है? बहुत ही चालाकी से एक पीआर स्टंट के तहत ड्रूज कम्युनिटी के झंडे अपनी गाड़ियों पर फहरा दिए कि देखो हम तो भाई भाई हैं, हमारी गाड़ियां ड्रूज के झंडे, हमारे बीच इख्तलाफात हैं ही कहां। इससे पहले नेतन्याहू ने लिखा है, स्टेटेड दैट दे विल प्रोटेक्ट द ड्रूज इन जरामा अगेंस्ट डेमस्कस। अल-शरा की फौज के खिलाफ जरामा में वो ड्रूज कम्युनिटी की हिफाजत करेंगे। अब तो ड्रूज कम्युनिटी के साथ मुआहिदा हो गया अल-शरा की फौज का। और साथ में अभी एक और हेडलाइन आपको चौंकाने वाली मिलने वाली है इसी सिलसिले में। सर रुकिए, इस बारे में बासिम अबू फाकर, ये ओमर अगला लिखते हैं कि बासिम अबू फाकर जो स्पोक्स पर्सन है बिगेस्ट ड्रूज मिलिट्री फैक्शन, जो ड्रूज कम्युनिटी का एक, उनका भी अपनी एक मिलिट्री है वहां पर, क्योंकि सीरिया में बहुत धड़ों के पास बंदूकें थी, इनके पास भी थी। उस फैक्शन का, मिलिट्री फैक्शन का, ड्रूज के मिलिट्री विंग का नाम है रिजाल अल करामा। उसके स्पोक्स पर्सन बासिम अबू फक्र ने जो है कहा है कि वी आर विद द सीरिया एंड द एंट्री ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन टू जरामना। हम सीरिया के साथ हैं और उनकी जो फौज हैं वो हमारी मर्जी से अंदर आ रही हैं। जरामना नाम है, कहीं जरामा बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मंजिल हमेशा से दमिश्क है और नेतन्याहू ने जो कहा है, जो बयान दिया है हमारी हिफाजत का, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमें नेतन्याहू से अपनी हिफाजत करवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हेडलाइन वो आने वाली है। इस पर एक और रिपोर्टर हैं कुतैबा इदलिबी, या एक मशहूर जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है कि ड्रूज, जो जरामना की ड्रूज कम्युनिटी हैं, उन्होंने अपनी पसंद नेतन्याहू और अल-शरा के बीच में चूज कर ली है, वो अल-शरा है। अब जरा वो हेडलाइन देखिए। सीरियन ड्रूज कम्युनिटी जो है उसने नेतन्याहू की मुदाखलत को, उसके जो इंटरफेयर है उसको रद्द कर दिया है कि नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं। वी डिड नॉट आस्क फॉर प्रोटेक्शन, हमने तो तुमसे मदद मांगी नहीं, हमने तो कहा ही नहीं तुम हमें प्रोटेक्ट करो, हमारी हिफाजत करो। तुम क्यों आ रहे हो भाई? कौन? खामखा बेवजह क्यों आ रहे हो हमें बचाने? किससे? हमें तुमसे खतरा नहीं, तुम कौन हो, क्यों आओगे हमें बचाने? ये पूछा गया। ये जो टांग अड़ा रहा था नेतन्याहू, सीरिया में एक तरीके से हमला करते ड्रूज इलाकों में, उसके बाद इनसे पीछे हटने को कहा जाता, जो बफर जोन में अंदर घुसा है वहां तक कि अपना फिर परमानेंट कब्जा कर, अच्छा हम वहां से हट रहे हैं लेकिन वहां से नहीं हटेंगे, अब वो हमारी जमीन। ये होता। अल-शरा ने क्या गेम खेला है और किसके दिमाग से वो गेम खेला है, अपने दिमाग से मुझे नहीं पता। एर्दोगन इसके पीछे कौन है नहीं पता, या अरब वर्ल्ड है। लेकिन वहां जाकर ड्रूज कम्युनिटी को भरोसे में लिया, कहा कि जिन्होंने सिक्योरिटी पर्सन, हुआ ये सब क्यों
हुआ इसलिए, अगली हेडलाइन देख लीजिए। न्यू अरब में मैं आपको एक खबर पे क्या रखूं, सीरिया फोर्सेस जो थी डमस्कस के सबर्ब में जरामना में क्यों डिप्लॉय हुई थी। ये जरामना में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को यहाँ पर ड्रूज कम्युनिटी के मिलिशिया ने गोली मारकर मार दिया था, तो ये उन्हें पकड़ने आई थी। इन लोगों के बीच फिर आपस में फायरिंग हुई। लगा इसराइल ने ऐसे कहा कि पूरी ड्रूज कम्युनिटी पर हमला हो रहा है। अरे भाई, कोई क्रिमिनल होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को मारेगा तो पकड़ा ही जाएगा उसे, तो क्या मसला है। चलो सर बढ़ते आगे, लेकिन एक अच्छा वीडियो। क्या आप इस तरीके का इफ्तार करना चाहते हैं जैसा ये है? क्या आप इस मंजर को देखना चाहते हैं कि इफ्तार टेबल पर हो, पीछे हो आपकी मस्जिद अल कुद्स शहर की मस्जिद अल अक्सा। क्या नज़ारा है, शानदार, देख रहे हैं क्या शानदार। ये लोग अपने घर में इफ्तार कर रहे थे तैयारी, और पीछे मस्जिद अल अक्सा। शानदार नज़ारा है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क को हम इसका क्रेडिट देते हैं। तालिबान वाली खबर पर आते हैं। तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप की, अब ये 2 मार्च को फिर रात में 10 बजे 9:30 बजे खबर छपी है। इंडिया में 3 मार्च लग चुका था। तालिबान ने ट्रंप की उस मांग को ठुकरा दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, जिसमें $7 बिलियन के हथियार कहा था कि वापस करो। अमेरिका जो 2021 में छोड़कर भागा है अफगानिस्तान में हथियार, अमेरिकन फौज भागी है, वो तालिबान ने कब्जा है। उनकी कीमत $7 बिलियन है। उनमें अपाचे भी हैं, उनमें टैंक्स भी हैं, उनमें न जाने किस किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी हैं। वो सब छोड़कर भागे। उसे अफगानिस्तान ने पता क्या कहा, स्पॉइल्स, ये माले गनीमत है, ये लूट का माल है, ये जंग में हमने कब्जाया है दुश्मन से। तो ये कहा गया है। और पता है क्या है, इसमें एक डायलॉग जो है फेमस है इस पूरी बात में। इसमें पहले है क्या क्या, वास्ट आर्सेनल हैं, इसमें फायर आर्म्स हैं, मिलिट्री व्हीकल्स हैं, ड्रोन्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है। 2021 में अमेरिकन आर्मी से छोड़कर भागी थी। ठीक है, इसमें आखिर में एक लाइन दी है 5वें पैरा की कि इफ एनीवन वांट्स, ये कहा गया है किसकी तरफ से, तालिबान के स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी तरफ से कहा गया है इफ एनीवन वांट्स टू टेक देम फ्रॉम अस, अगर ये हथियार और ये साजो सामान हमसे कोई लेना चाहता है तो याद रखिए हम उन्हीं हथियारों से उसे जवाब देंगे, हम इसे छीनने नहीं देंगे। समझ गए सर। चलिए आते हैं हम आज की खबर पर, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड बंद कर दिए है बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो उसके बाद हम आज के एक सीनियर लीडर हैं महमूद मरदावी, उनका बयान आया है कि हम फर्स्ट फेज का एक्सटेंशन नामंजूर करते हैं, हम झुकेंगे नहीं इस मांग के आगे, और चाहे वो जो भी कर लें। द ऑक्यूपेशन विल ओनली रिट्राइव इट्स कैप्टिव थ्रू अ प्रिजनर एक्ट, और अपने होस्टेजेस को वो ऐसे काम करके, ऐसे कदम इस्तेमाल करके नहीं वापस पा सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रिजनर एक्सचेंज डील के तहत ही पा सकते हैं। आगे फेज पर बातचीत करनी होगी तभी होस्टेजेस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और लिखा है नेतन्याहू इज इन डायलूजन होना चाहिए इफ ही थिंक्स, वो ये कहते हैं कि नेतन्याहू एक बहुत बड़े मुगालते में है अगर वो ये सोचते हैं कि भूख को हथियार बनाकर, भुखमरी फैलाकर, लोगों का राशन पानी रोक कर वो हमें झुका लेंगे, तो वो ऐसा बैटलफील्ड में जंग के दौरान नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे। देयर इज नो रूम फॉर, ये सारी बात हमास ने सीधा ये कह दिया है कि बातचीत करनी हो। आखिर में कहा है कि इजिप्ट बार बार हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि वो गजा के डिस्प्लेसमेंट प्लान को रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी सही नहीं है और फिलिस्तीनियों के हुकूक के लिए वो खड़ा रहेगा। अब आती बात कतर की। कतर ने इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, पूरी तरीके से कहा कि हम नहीं मानेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड जारी करनी पड़ेगी, ये कोई तरीका नहीं है। आप एक और पता है क्या कहा है कतर, ये जो इसराइल परस्त एक्स हैं ओपन सोर्स इंटेल टाइप के, इन्होंने लिखा है कतर कॉल्स इसराइल द ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट, कि कतर ने अपने बयान में इसराइल को ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट यानी कब्जे वाली हुकूमत लिखा है, जो कब्जा करती है ज़मीनों पर। और वे कहते हैं कि एंड स्टिल वांट्स टू बी सीन एज अ फेयर मीडिएटर, और वो अभी भी हमें ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट कहने के बाद भी अपने आप को एक फेयर, एक न्यूट्रल मीडिएटर शो करना चाहते हैं। फिर लिखता है वो कतर इज अ टेरर स्टेट, कतर इज अ टेरर स्टेट, इजराइल इज अ फेयर स्टेट। वाओ, व्हाट अ जोक ऑफ डे। ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट, अरे कोई टेरर स्टेट ना ये ना वो, ठीक है, लेकिन ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट तो है। वेस्ट बैंक की ज़मीनें, यरूशलेम की ज़मीनें, गजा की ज़मीनें किसने कब्जाई? दुनिया नहीं जानती है। यूएन का चार्टर क्या था, तुमने पढ़ा है? यूएन के चार्टर में इसराइल को क्या ज़मीन दी गई थी?
क्या वो उतनी जमीनों पे है? क्या बात करते हो? हर जगह उसका कब्जा, वेस्ट बैंक से लेकर सीरिया की गोलानी हाइट्स तक उसका कब्जा नाजायज है यूएन की नजर में। तुम जैसे लोग क्या हो? फ्रैंकली स्पीकिंग में एक प्रोग्राम है अरब न्यूज का, उसमें इजराइल के माफ कीजिएगा सऊदी अरब के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ बैठे थे इंटरव्यू में। इनका नाम है प्रिंस तुर्की अल फैसल, और ये किंग फैसल जो सऊदी अरब के थे उनके बेटे हैं। उन्होंने ये कहा है, क्या इजराइल को गजा के रिबिल्डिंग में पैसा देना चाहिए? उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इजराइल को पैसा देना चाहिए जो उन्होंने गजा बर्बाद किया है। हम बार बार गजा को बनाते हैं, बार बार उजाड़ देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जब इनको दर्द होगा उजाड़ते वक्त के पैसा तो हमें भरना पड़ेगा, तब ये उजाड़ना बंद करेंगे। और सिर्फ गजा को वापस तामीर करने का इजराइल को पैसा नहीं चुकाना चाहिए, बल्कि वेस्ट बैंक को भी उजाड़ने का पैसा चुकाना चाहिए। ये प्रिंस तुर्की ने कहा है, तुर्की अल फैसल ने, किंग फैसल के बेटे। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के ज़माने में हमने देखा, और ये बताया लेबनान जो था वो पूरे मिडिल ईस्ट के लंग्स हैं अब भी। लेबनान को कम मत समझिए। हमारे फादर ने ये, किंग फैसल ने ये बात कही थी। खैर, उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ गजा का सपोर्ट किया। प्रिंस तुर्की अल फैसल जो हैं वो शाही ख़ानदान से हैं, उनकी बात सुनी जाती है, और सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं भाई, खुफिया विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इन्हें पैसा देना चाहिए। ये भी एक अरब वर्ल्ड में एक बातचीत चल रही है। इजिप्ट ने कहा है कि रिकंस्ट्रक्शन का जो प्लान है गजा का वो तैयार है, रेडी है, और विल इंटेंसिफाई एफर्ट्स फॉर फेज 2, और जल्दी हम कोशिशें करेंगे कि फेज 2 फिर से शुरू हो। और ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है द टाइम्स ऑफ इजराइल की, कि इजिप्ट ने कहा है कि एक प्लान 4 मार्च को एक बार पेश हो जाएगा, जो इमरजेंसी अरब समिट बुलाई गई है उसमें पेश होगा। उसके बाद डोनेशन की बात होगी, कहाँ से कितना पैसा उठाया जाएगा और गजा में लगाया जाएगा। तो गजा को तामीर करने का पूरा प्लान इजिप्ट ने तैयार कर लिया है। बहुत मुबारकबाद उसे, बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि ये ट्रंप के गजा प्लान के बरक्स बहुत तेज़ी से लाया गया है ताकि ट्रंप अपने प्लान पर अमल ना कर पाएँ। बहुत से लोग कहते हैं कि ये इसीलिए था कि अमेरिका और इजराइल को पैसा ना देना। अरे वो कब्जा लेंगे, कौन क्या कर लेगा बताओ ना? कब्जा लेंगे, उन्हें इतनी बड़ी ज़मीन मिले, क्या कर लेगा? इतना ख़जाना है उनके पास गजा के साहिल पर। तो ये सारी बातें वो नहीं होती हैं जो छोटी कमरे में बैठ कर 4 लोग कहते हैं अरे इसलिए हुआ। ऐसे नहीं होता है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन बड़े फलक पर सोचिए चीज़ों को। इजराइल का जो मिनिस्टर है स्मोट्रिच, उसने कहा है कि गजा में अब हमने ह्यूमैनिटेरियन एड रोक दी है, अब हमें दोज़ख के दरवाजे खोल देने चाहिए, यानी फिर से एक बार गजा पर बड़ा हमला करना चाहिए। ये डिमांड्स आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।